बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ जी, यहाँ उपस्थित माननीय दानिश जी, अरविंद जी, मालाकार जी, बबलू जी, पीयूष जी और सभी पत्रकार बंधुओं। कल लोकसभा के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान हुआ है और 20 दिन लगातार लोकसभा का सत्र चला। इस लोकसभा सत्र के दरमियान जो सबसे बड़ी घटना हुई वह हुआ कि संविधान के 129वां संशोधन को लोकसभा में पेश किया गया, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन है। इस पर माननीय पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक पूरी समिति बनी थी। उस समिति ने भी अपने रिपोर्ट दिए थे और उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनकी कैबिनेट ने इसको पास किया। यह इस देश का ऐतिहासिक परिवर्तनशील परिवर्तनशील फैसला है। सबसे पहले मोदी जी के समय में ही वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा हुई और उस समय भी हमारे विरोधी दल जीएसटी को लेकर के बहुत सारे आंदोलन वो करते थे, विरोध करते थे। आज हकीकत यह है कि जीएसटी लगने के कारण विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट में दो प्रदेशों के बीच में ट्रक हफ्तों तक फंसे रहते थे, आज उनके तेज आवागमन के कारण लगभग 2 लाख करोड़ के हर महीने के कलेक्शन को हम छूने जा रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा बड़ा परिवर्तन उन्होंने वन नेशन वन राशन के रूप में दिया। आज भारत का कोई भी, बिहार का कोई भी नागरिक अगर बम्बई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसको राशन की सुविधा उसी स्थान पर मिल रही है। यह मोदी जी का फैसला था। और यह जो वन नेशन वन इलेक्शन का भी आया है, मैं सभी अपने राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि इस पर जेपीसी बनी है और जेपीसी में सभी अपने विचार प्रकट करें, पर खुले दिल से इसके बारे में हर दल को विचार करना चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संशोधन है और हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। यह परंपरा इंदिरा गांधी के घमंड के कारण टूटी जब उन्होंने सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया। आज इस देश में लगातार लॉ कमीशन 1999 में, 2015 में, 2018 में 3 बार लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आ चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 327 के माध्यम से संसद को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह न केवल लोकसभा के चुनाव बल्कि राज्यों के चुनाव पर भी निर्णय ले सकता है। और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद के आर्टिकल 368 के तहत इसको किया भी जा सकता है। बहुत सारे भ्रांतियां इस पर फैलाई जा रही हैं कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। वो आज पहली बार एक जेपीसी बनी है। साधारणतया जेपीसी में 31 सदस्य होते थे। इस बार 39 सदस्यों को जेपीसी में रखा गया है, जिसके कारण सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रहे। और इससे पहले इससे बड़ी भी जेपीसी बन चुकी है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या समन्वय होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें 51 सदस्यीय जेपीसी बनी थी। और यह जेपीसी का एक खुले दिल से करना, और मैं देश की आम जनता से भी, बिहार की आम जनता से अनुरोध करता हूं कि वह सब राजनीतिक दलों से इस बात की जरूर चर्चा होनी चाहिए कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहुत बड़ी राशि बचेगी, सरकार का भी बहुत ज्यादा पैसा बचेगा और उससे भी बड़ा लाभ होगा
कि 4.5 साल विकास से तीव्र गति से चल सकेगा। अभी क्या होता है, अगर आप बिहार की भी बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव था, उसके पहले हरियाणा में चुनाव था। बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ऑब्जर्वर बन के वहां चले जाते हैं और उसके कारण चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन बिहार का भी विकास कार्य कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं सभी से इस बात का अनुरोध भी करता हूं कि जेपीसी में खुले से चर्चा करें और 2034 में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का रिकमेंडेशन है कि 2034 से इसे लागू करना चाहिए, उसमें सभी दलों को मिलकर के एक साथ कार्य करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए।